देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज स्क्रीन शॉट। यस मैम। सो देखो आई होप कि अब हम लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो इसमें क्या क्या बोला है कि द बैलेंस शीट ऑफ न्यू लाइट लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2001 एंड 2000 फॉर द ईयर एंडेड आर एज फॉलोस। तो हम लोग को बैलेंस शीट दिया जैसे कि कैश फ्लो में देता है। इक्विटी लाइबिलिटीज का देखो क्या बता रखा है। शेयर कैपिटल नोट्स बना हुआ है, देख लेंगे। रिजर्व सरप्लस नोट है, नोट में जाके देखेंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग में भी नोट बना हुआ है, वहां जाके देखेंगे। अदर करेंट लाइबिलिटीज भी नोट बना हुआ है, नोट में देखेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट ओपन करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि टैक्स अमाउंट हम लोगों ने कितना पे किया है, मतलब टू बैंक वगैरह टैक्स का कितना आएगा वो हम लोग को पता चल जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन यहाँ तक हुआ। चलो इसके आगे का सारा नोट्स टू अकाउंट्स में दिखेगा। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ये भी नोट्स में देखना है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 3,20,000 से 4 लाख से 3,20,000 हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x0 है, यहाँ पर x1 है। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कम हो गया, मतलब हम लोगों ने सेल किया होगा। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है। अदर करेंट एसेट दिया हुआ है जो वैल्यू बढ़ चुका है। ठीक है, तो करेंट एसेट का वैल्यू बढ़ा है, मतलब हम लोग को जो है कैश इनफ्लो नहीं हुआ होगा। अच्छा, अब नोट्स में देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, ये जो है 12 से 16 लाख हो गया है। 12 से 16 लाख होने का मतलब 4 लाख से बढ़ गया है। इसका मतलब हम लोगों ने शेयर इशू किया होगा। फर्दर कोई इंफॉर्मेशन है तो वो भी देख लेंगे। प्रेफरेंस शेयर 4 लाख से 2,80,000 हुआ है, मतलब कम हो गया है। कितने से कम हो गया? आई थिंक 1,20,000 से। ठीक है, 1,20,000 से कम हो गया है। तो 1,20,000 से हम लोग का क्या हुआ है? प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुआ होगा। ठीक है, तो ये भी हम लोग का फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। जनरल रिजर्व में हम लोग का 6 लाख से 7,60,000 हुआ है, मतलब ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हुआ है 1,60,000। ठीक है, अच्छा पीएल में देखो 240 से 3,40,000 हुआ है, मतलब 1 लाख जो है पीएल में रिटेन, मतलब पीएल में इस बार अमाउंट 1 लाख रखा गया है, मतलब 1 लाख पीएल में करंट ईयर का प्रॉफिट जा रहा है। फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिवेंचर देखो 4 लाख से 2,80,000 हो गया है, मतलब अगेन 1,20,000 का डिवेंचर रिडीम हुआ है। रिडीम होने का मतलब लोन रीपे हुआ है। ठीक है, ये रिडीम हो गया। अब उसके बाद डिविडेंड पेबल, पहले 1,20,000 था, अब 0 दिख रहा है, मतलब डिविडेंड हो चुका है पेड। डिविडेंड पेड जो है ये हम लोगों का फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। करेंट लाइबिलिटी 4,80,000 से 5,20,000 हुआ है। करेंट लाइबिलिटी बढ़ाई, यानी डिफरेंस को हम लोग करेंगे ऐड, इसका मतलब हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया होगा, तभी करेंट लाइबिलिटी हम लोगों का इंक्रीज्ड वैल्यू में दिख रहा है। नीचे फिर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बोला है, पीपीई का बोला है 32 लाख 38 लाख लेस डेप्रिसिएशन नेट कैरिंग वैल्यू। ये जो प्रेजेंटेशन दिया हुआ है ना, ये पता चल रहा है कि ये भले ही डेप्रिसिएशन लिखा हुआ हो, क्योंकि ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और ये हम लोग का कॉस्ट में दिख रहा है। क्योंकि जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है तो ही प्रेजेंटेशन ऐसे किया जाता है। इसका और भी प्रूफ है, जैसे अगर क्वेश्चन को आगे देखेंगे हम लोग, देखो हम लोग को पता चल जाएगा कि डेप्रिसिएशन कितना लगा है। ये देखो यहाँ पर, ये देखो 3,60,000। ठीक है, डिप्रिशिएशन लगा है। तो यहाँ तो दिख रहा है कि हम लोग का 11,60,000 करेंट ईयर में। तो डिफरेंसेस क्यों दिख रहा है? इसीलिए दिख रहा है क्योंकि वो हमारा एक्यूमुलेटेड है, मतलब टोटल डिप्रिशिएशन है, ये ड्यूरिंग द करेंट ईयर का है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एडजस्टमेंट दिया है। कंपनी ने पीपी बेचा है 1 लाख का, जिसका कॉस्ट था 2 लाख और जिसपे डेप्रिशिएशन लग चुका है 80,000। कंपनी ने और भी डिसाइड किया है कि प्रॉपर्टी को राइट ऑफ कर देगा, बेचना नहीं है, राइट ऑफ करने का मतलब डिस्कार्ड कर देना, अपने पास से हटा देना, जिसका कॉस्ट है 56,000 और जिसपे डेप्रिशिएशन लग चुका है 40,000। ठीक है, डेप्रिशिएशन ऑन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट प्रोवाइडेड दे दिया है। अच्छा, उसके बाद कंपनी सोल्ड सम इन्वेस्टमेंट एट ए प्रॉफिट ऑफ 40,000। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट बेचा है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले ही दिखाया तुम लोगों को। ये देखो इन्वेस्टमेंट बेचा है, कैसे पता चलेगा? यहाँ पर था इन्वेस्टमेंट, ये देखो
4 लाख से 3,20,000 हुआ, तो इन्वेस्टमेंट बिग क्या है दिख रहा है 80,000 का, और इसमें वो बेच के प्रॉफिट हुआ है इनका 40,000। डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर दोनों रिडीम करने पे 5% प्रीमियम के साथ रिडीम हुआ है। मतलब अगर किसी को 100 रुपए देना था तो उसको 105 रुपए दिया जाएगा। प्रीमियम का मतलब है एक्स्ट्रा वैल्यू के साथ रिडीम किया जाएगा, और ये इशू के टाइम पे ही बताया होगा इन्होंने। और यहाँ पर बोला है कंपनी डिसाइड टू वैल्यू इन्वेंट्री, ये एक नया पॉइंट दिखेगा तुम लोग को। अभी तक हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, बाकी आगे का तो जो लगभग है करते ही हम लोग इस तरीके का पॉइंट हो रहा है। कंपनी डिसाइड टू वैल्यू इन्वेंट्री एट कॉस्ट, कंपनी सोच रही है कि वो अपनी इन्वेंट्री को कॉस्ट पे वैल्यू करेगी, जो कि करना भी चाहिए, ठीक है। वेयर एज प्रीवियसली द प्रैक्टिस वाज टू वैल्यू इन्वेंट्री एट कॉस्टलेस 10%। अच्छा, ये अभी चाहती है कि कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेगी, पहले कॉस्टलेस 10% पे रिकॉर्ड करती थी। मतलब अभी चाहती है 100 पे रिकॉर्ड करेगी, जो चीज पहले 90 पे रिकॉर्ड करती थी, अगर हम लोग परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें। तो अब इसको क्या करना है, इनको इसको 10 रुपीज से बढ़ा देना पड़ेगा, ठीक है। द इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू बुक्स ऑन 31st March 2000 was 2,16,000। द इन्वेंट्री ऑन 31st March 2000 was करेक्टली वैल्यूड एट 3 लाख। अच्छा, हमें तो 2 साल का दिया हुआ है, एक X0 और एक X1 वाला। X0 का जो इन्वेंट्री है उसका बुक वैल्यू है 2,60,000, जो कि 90% पे दिख रहा है। अब ये चाहते हैं कि इसको 100% पे दिखाए, और 3 लाख वाला जो दिख रहा है इधर, वो बोल रहा है कि वो करेक्टली वैल्यूड है, मतलब जैसा चाहते हैं वैसा ही है, वो 100% पे, तो इसे चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम लोग अपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पॉलिसी चेंज हुआ है, अब हम लोग नहीं चाहते कि उसको 90% पे दिखाए या फिर 10% कम पे दिखाए, 100% पे दिखाना चाहते हैं। तो अगर हम लोग अपना क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ाएंगे, क्योंकि 90 से 100% करेंगे मतलब ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। तो अगर इंक्रीज होता है इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट को भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज देखो तुम लोग को पता है कि नहीं, यहाँ पर देखो क्या होता है कि अगर हम लोग यहाँ पर देखो, ये देखो, अगर हम लोग यहाँ पर ये देखो 10%, ये देखो जैसे कि हम एक एग्जांपल दिखाते हैं ट्रेडिंग का, ठीक है। जैसे ट्रेडिंग में ही तो क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ रहता है, इधर मैंने 100 लिखा, मान लो टू परचेस है, ठीक है। इधर मैंने बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखा 120, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, 20 रुपीज, ठीक है। ये जो है हमें पता होना चाहिए कि प्रॉफिट के साथ क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक का किस तरीके का रिलेशन होता है। अब मान लो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं परचेज, यहाँ पर 100 ही दिखा रहे हैं, इसको हम कांस्टेंट रख रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक को हम कर देते हैं 140, तो मेरा जीपी जो है वो कितना आ जाएगा, 40 रुपीज। मतलब क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट का रिलेशन प्रोपोर्शन है, क्लोजिंग स्टॉक अगर इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट भी हम लोग का क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो अगर हम लोग अपने क्लोजिंग स्टॉक को, क्योंकि ये तो क्लोजिंग स्टॉक है ना, ये जो दिख रहा है ये क्लोजिंग स्टॉक को अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो इस पे इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आएगा, स्टॉक का वैल्यू तो बढ़ेगा ही जितने से बढ़ना है, और हम लोग का प्रॉफिट का वैल्यू भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। कितने से, जितने से स्टॉक बढ़ेगा उतने से प्रॉफिट बढ़ेगा। देखो स्टॉक यहाँ 20 से 40 हुआ, 120 से 140, स्टॉक कितने से बढ़ा, 20 से, प्रॉफिट भी कितने से बढ़ा, 20 से 40, यानी 20 से बढ़ा, ठीक है। तो जितना से स्टॉक इंक्रीज होता है उतने से प्रॉफिट इंक्रीज होता है। क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन प्रोपोर्शनेट होता है, और ओपनिंग स्टॉक के साथ रिलेशन जो है इनवर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्योंकि ये करेक्टली वैल्यूड है, तो इस पे कोई इंपैक्ट हमें दिखाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस एडजस्टमेंट में हमारा चेंजेस कहाँ कहाँ होगा, एक तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू इस साल का चेंजेस होगा, दूसरा जो है प्रॉफिट में भी उतने ही वैल्यू से हम लोग प्रॉफिट को, इस साल वाला प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ एडजस्टमेंट है जिसमें सभी जो है लगभग किया हुआ एडजस्टमेंट है, सिवाय ये वाले पॉइंट के, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसे हम बनवाते हैं, तो लिखो इन द बुक्स ऑफ न्यू लाइफ लिमिटेड, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2001, पर्टिकुलर्स, अमाउंट और अमाउंट। अच्छा, पर्टिकुलर्स में सबसे पहले लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी,
इसमें पहला पॉइंट आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्लस माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। प्लस हो जाएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लगभग 4-5 लाइन रखते हैं। फिर यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, के बाद ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस, इसमें भी जगह रख देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे ऑपरेटिंग गुड मॉर्निंग मैम। ऑपरेटिंग नॉन एक्सपेंसेस ऐड हो जाएगा। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, टैक्स पेड, नेट कैश, डिपेंड कर रहा है क्या लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस में क्या आ रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में काफी सारा है, तो थोड़ा ज्यादा जगह रखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे नेट
कैश फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओपनिंग कैश एंड क्या सीखने वाली? ऐड हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, स्ट्रक्चर बन गया। स्ट्रक्चर तुम लोग अपने आप भी बना सकते, ठीक है, मेरा देख के लिखने का जरूरत है काम, ठीक है, सारा तुम लोग प्रैक्टिस कर चुके हो। अच्छा, अब देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम लोग का नोट बन रहा है शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस, इक्विटी शेयर कैपिटल का और कोई एडजस्टमेंट था नहीं, एडिशनल कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, तो हम लोग डायरेक्टली इसमें लिख देंगे 12 से 16 हो गया, मतलब 4 लाख का शेयर इशू हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाते हैं, लिखते हैं इशू ऑफ शेयर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, ऐसे भी लिख सकते, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, 16 हम ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, 16 लाख माइनस 12 लाख, तो ये हो जाएगा हम लोग का 4 लाख। यहाँ दो अमाउंट का कॉलम प्लीज सर, 4 लाख। ठीक है, अच्छा, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुआ है और उस पे प्रीमियम भरना पड़ेगा जो कि दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, कितना रीडिंग हुआ है देखो, 4,80,000 से 2,80,000 हो गया, मतलब 4 लाख माइनस 2.8 लाख ऐसे लिख देते हैं, यानी 1,60,000 और प्रीमियम में 1,20,000 और इस पे प्रीमियम भी लगेगा, तो ये जो भी वैल्यू होगा प्लस इस पे हमें एक्स्ट्रा और कितना परसेंट देना पड़ेगा, जितना परसेंट प्रीमियम का बात हुआ है, यानी कि 5%। ठीक है, तो ये देखो इसका कैलकुलेशन कैसे हो जाएगा, हम यहीं पर करें, तुम लोग चाहो तो रफली भी कर सकते हो। ये देखो 4 लाख माइनस 2,80,000, अभी 2,80,000 ही बचा है प्रेफरेंशियल, यानी 1,20,000 हम लोगों ने रिडीम किया है, लेकिन हम लोगों ने बोला था कि 5% एक्स्ट्रा देंगे, तो इस पे 5% एक्स्ट्रा देना है, तो कितना देना पड़ेगा, 6,000। तो 1,20,000 तो देना ही पड़ेगा, साथ साथ और भी 6,000, मतलब 1,26,000। ये नेगेटिव में आ जाएगा क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं तो नेगेटिव में दिखेगा। अच्छा, अब ये जो हम लोग प्रीमियम रिडीम कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा, इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ठीक है, इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आएगा। देखो, क्योंकि जब प्रीमियम पे करेंगे तो एंट्री हम लोग का क्या होता है, जब प्रीमियम पे होता है तब एंट्री हो जाएगा, देखो इस तरीके से, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम लोगों का डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग वो पे कर रहे हैं, कितने का, 1,20,000 का। ठीक है, प्रीमियम दे रहे, वो लॉस है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट हो जाता है, कितने का प्रीमियम दे रहे हैं, 6,000 का। ठीक है, और 2 हो जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये ड्यू एंट्री, और जब पे कर देते हैं ये 1,26,000, तब हम लोग लिखते हैं प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और ये प्रीमियम कहा जाता है, ये प्रीमियम को हम लोग पीएल में दिखाते हैं, मतलब इसका अगर अकाउंट ओपन करोगे प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो एंट्री होगा टू प्रेफरेंशियल होल्डर बोल के पहले 6,000। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा बाई पीएल बोल के 6,000, क्योंकि ये हम लोग का एक्सपेंस है, तो ये हम लोग का पीएल में चार्ज होगा। तो ये हम लोग का एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा और दूसरा हम लोग का फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना अमाउंट जाएगा, जितने का हम लोग प्रीमियम भर रहे हैं। ठीक है, तो प्रीमियम हम लोग जितने का भर रहे हैं वो हम लोग का चला जाएगा, सॉरी, नॉन ऑपरेटिंग में, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है उसमें लिखना पड़ेगा, तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, प्रीमियम पेड ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो ये वैल्यू हो जाएगा 6,000। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर के बाद है हम लोग का नोट नंबर 2 में जाना पड़ेगा, जनरल रिजर्व।
पीएल, ये हम लोग लास्ट में करते हैं तो ये हम लास्ट में दिखाएंगे। उसके बाद थर्ड नंबर में डिवेंचर, डिवेंचर रिडीम है और सेम अमाउंट है प्रेफरेंस शेयर के तरह ही, तो सेम कैलकुलेशन होगा, रिडेम्पशन का प्रीमियम भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है। यहाँ पर प्रीमियम कितना आएगा, क्योंकि सेम वैल्यू है, सेम कैलकुलेशन है, ये भी हम लोग का 6000 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर के नीचे, क्योंकि मेरा उधर जगह नहीं है तो हम इधर लिख रहे हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 4,80,000, यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा हम लोग का, कितना कितना था 2,80,000 और 4,00,000, 4,00,000 माइनस 2,80,000 जितना होगा इंटू 5% यानी 1,26,000। हो जाएगा 1,26,000। इसका हम नोट बना देते हैं, क्या पता बाद में तुम लोग को समझ में आए ना आए, चलो वर्किंग नोट बना लेते हैं यहाँ पे। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवेंचर, तो 4,00,000 माइनस 2,80,000 इंटू 5%, 6,000। सेम डेटा 4,00,000 माइनस 2,80,000 इंटू 5%, 6,000, ठीक है। अच्छा, और ये 6,000, ये पूरा 12,000 का ट्रीटमेंट क्या होगा, हम लोग इंडिविजुअली दिखाए हैं, हम इसका ट्रीटमेंट एक ही जगह पे दिखा देते हैं। एक तो ये हम लोग का यहाँ पर दो जगह पे जाएगा, एक हम लोग का जाएगा ये क्या है, ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्रीमियम का बात कर रहे हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। और दूसरा क्या है, आउटफ्लो ऑफ कैश, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके ऐड बैक हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके ऐड हो जाएगा, और ये आउटफ्लो ऑफ कैश के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके माइनस हो जाएगा। देखो अभी हम लोगों ने वही ट्रीटमेंट किया हुआ है, ठीक है। रिडम्पशन के साथ ये वाला यहाँ पर माइनस दिखाना पड़ेगा 1,26,000, तो मैंने ये ट्रीटमेंट यहाँ पर वर्किंग नोट कर ही दिया। अगर तुम लोग भूल जाते हो बाई चांस तो इस तरीके से प्रीमियम का होगा, और रिडेम्पशन का तो ट्रीटमेंट पता ही है, उसका हम करके नहीं दिखा रहे। फिर उसके बाद डिविडेंड पेबल, तो डिविडेंड 1,20,000 पेबल था, अब दिख रहा है कि पे हो चुका है क्योंकि 0 दिख रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे डिविडेंड पेड बोल के लिखना पड़ेगा 1,20,000, डिविडेंड पेड 1,20,000। तो ये तो हम लोग का सिर्फ और सिर्फ क्या एक्टिविटी हो जाएगा, फाइनेंसिंग, ठीक है। फिर उसके बाद करेंट लाइबिलिटी 480 से 5,20,000 हुआ है, तो करेंट लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ है, तो हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि करेंट लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हुआ है इसका मतलब हम लोगों का कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो है उसके नीचे, तो यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया, इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी, कितना इंक्रीज हुआ है 4,80,000 और 5,20,000 का डिफरेंस कितना होगा 40 होगा, ठीक है। 40,000 ऐड हो जाएगा, क्योंकि करेंट लाइबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब है कि हम लोगों के पास ही पैसा पड़ा हुआ है, हम लोगों ने आउटफ्लो नहीं करवाया। अच्छा, तो नोट्स टू अकाउंट्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने फोर्थ तक कर लिया। चलो फिफ्थ नंबर बोल रहा है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इसका हम लोग अकाउंट जरूर बनाएंगे क्योंकि इसमें मल्टीपल इंफॉर्मेशन है। तो वर्किंग नोट नंबर 2 और वर्किंग नोट नंबर 3 ये होगा, एक तो होगा हम लोग का पीपीई बोल के, और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन,
एक पीपीई बनाओ और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। वर्किंग नोट नंबर देखते हैं कितना कितना बोला है। 32 लाख और 38 लाख, तो टू बैलेंस बीटी 32 लाख। बाई बैलेंस सीडी 38 लाख। ये जो डिप्रिशिएशन है ये लाइबिलिटी होता है एक्यूमुलेटेड, तो ये हो गया 9,20,000 यहाँ पे। बाई बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी 11,60,000। अच्छा, अब यहाँ पर बोला है कंपनी ने प्लांट प्रॉपर्टी बेच दिया है फॉर 1 लाख, तो एंट्री हो जाएगा बाई बैंक। अगर बेच दिया है तो बाई बैंक, बाई बैंक से 1 लाख। गुड आफ्टरनून मैम। द कॉस्ट ऑफ विच वॉज 2 लाख, ठीक है, जो बिका है उसका कॉस्ट था हम लोग का 2 लाख। तो बोल रहा है और उस पे डेप्रिसिएशन गया था 80,000, तो 2 लाख के चीज पे अगर 80,000 का हम लोगों ने टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, तो उसका रिटर्न डाउन वैल्यू कितना आया था 1,20,000। उसको हम लोगों ने सेल कर दिया है 1 लाख पे, तो सेल करके प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो लॉस हुआ है। कितना? 20,000 लॉस लिखेंगे बाई पी ए, ठीक है, कितना हो जाएगा 20,000। अब यहाँ पर एंट्री पूरा क्या होगा, चलो हम तुम लोग को एक बार यहाँ पर लिख के दिखाई देते हैं ये साइड में, ठीक है, थोड़ा सा समझा देते हैं कि कैसे ट्रीट हो रहा है। तो देखो, ओरिजिनल कॉस्ट था एसेट का 2 लाख, उसका WDV आया आफ्टर चार्जिंग डिप्रिशिएशन 1,20,000, ठीक है। डिप्रिशिएशन कितना लगा था 80,000, ये सब क्वेश्चन में बोला हुआ है। देखो, ये ओरिजिनल कॉस्ट था 2 लाख, 80,000 डिप्रिशिएशन हुआ तो उसका WDV 1,20,000 आया। तो लॉस ऑन सेल, ठीक है, तो यहाँ पर लॉस ऑन सेल 2 लाख, सॉरी 1,20,000 माइनस 1 लाख, WDV वैल्यू एटलीस्ट ये रिकवर होना चाहिए था, बट हुआ सिर्फ 1 लाख, तो कितना हो जाएगा 20,000 का लॉस। अब एंट्री कैसे होगा, बैंक डेबिट हो जाएगा 1 लाख से, पीएल डेबिट हो जाएगा 20,000 से, और डिप्रिशिएशन एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन लिखेंगे क्योंकि टोटल डिप्रिशिएशन अब तक इस पे 80,000 का डिप्रिशिएशन किया, 2 हो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी या पीपीई जो भी लिखो, 2 लाख हो गया। पूरा एंट्री जो है मैच कर गया, देखो, ठीक है, मैच होना चाहिए एंट्री। अब हम लोग पीपीई में क्या लिखेंगे, बाई बैंक, बाई पीएल और बाई एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन 80,000। जैसे ही हम लोगों ने ये लिखा एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन में इसका क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे, ठीक है, टू पीपीई बोल के जो एसेट बिक रहा है उसका डिप्रिशिएशन 80,000। अब आगे देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन है। द कंपनी ऑल्सो डिसाइड टू राइट ऑफ अनदर आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्टिंग 56,000 ऑन विच डिप्रिशिएशन 40,000 हैज बीन प्रोवाइडेड, ठीक है। अब दूसरा क्या इंफॉर्मेशन बोला है, बोला है कि कंपनी का और एक एसेट है जिसका ओरिजिनल कॉस्ट है 56,000, कंपनी चाह उस पर डिप्रिशिएशन लगा चुकी है अब तक एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन 40,000, ठीक है, तो उसका WDV वैल्यू कितना निकल के आएगा, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 16,000। अब कंपनी बोल रही है हम इसको कर देना चाहते हैं डिस्कार्ड या राइट ऑफ। तो राइट ऑफ करने से कुछ वैल्यू रिकवर नहीं होता, अगर मार्केट में बेचते हैं तो कुछ ना कुछ तो मिलता है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। राइट ऑफ करने का वैल्यू ये हमारे पास से 0 वैल्यू पे आउट हो जाएगा, ठीक है।
तो इस पे लॉस हम लोग का फिर कितना होगा, लॉस कितना जनरेट होगा। अगर हम लोगों का ऐसे 56,000 का था, उसका 40,000 हम लोग यूज कर चुके हैं, तो बचा है वो 16,000 का। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं उसका अब पूरा वैल्यू जीरो कर देंगे। राइट ऑफ करने का मतलब वो हमारे पास से चला जाएगा, कुछ रिकवर तो हो नहीं रहा है कि मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो लॉस कितना होगा बोलिए। हम 16,000। हाँ, पूरा का पूरा ही लॉस होगा 16,000। एंट्री क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा, देखो यहाँ बैंक तो डेबिट होगा नहीं, ठीक है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे, ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 40,000, पीएल डेबिट, लॉस जो हुआ हम लोग का 16,000, ठीक है, और टू पीपी 56,000। अब पीपी अकाउंट में इसका एंट्री करना पड़ेगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाय पीएल, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और बाय तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000 और पीएल 60। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 2 पीपीई बोल के, ये राइट ऑफ वाला एसेट और ये सेल वाला एसेट, ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 40,000। अब हम लोग का और तो कोई इंफॉर्मेशन मुझे नहीं लग रहा है था एसेट का। हाँ, डेप्रिसिएशन बोला है और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ईयर, तो फिर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रिसिएशन है, ठीक है, 3,60,000। ये हम लोग का इस साल का डेप्रिसिएशन है, लिख दिया। अब इसको टोटल करेंगे, बैलेंस इधर आना चाहिए, क्यों, क्योंकि एसेट का वैल्यू 32 लाख से 38 लाख हुआ है, मतलब जो दो एसेट हम लोगों ने एक डिस्कार्ड किया एक बेच दिया, लेकिन फिर भी हमारे पास एसेट का वैल्यू ज्यादा दिख रहा है, यानी हम लोगों ने जरूर खरीदा होगा एसेट को। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का अगर टोटल देखोगे तो वो 2 लाख का होगा, ठीक है, क्योंकि 2 लाख के एसेट का कंडीशन है। यहाँ से यहाँ का अगर हम लोग देखेंगे तो ये हम लोग का 56,000 होगा, मतलब 2,56,000, मतलब 38 लाख और 2 लाख 40,56,000 आएगा, 40,56,000 का टोटल। 40,56,000 से हम लोग माइनस कर देंगे 32 लाख, कितना आता है 56। 8,56,000 टू बैंक परचेज बैलेंसिंग, ठीक है। अच्छा, अब ये सेल और ये परचेज और जो भी बेच के लॉस हुआ है, तो ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, ये हम लोग का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। तो पहले ये लिख लेते हैं, उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्लोज करके वो भी लिख लेंगे। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे सेल ऑफ पीपीई, परचेज ऑफ पीपीई, ये दो तो जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सेल ऑफ पीपीई और परचेज ऑफ पीपीई, सेल ऑफ पीपीई, परचेज ऑफ पीपीई। तो जो परचेज हुआ है उसको मुझे दिखाना है नेगेटिव में, और जो सेल हुआ है उसको मुझे दिखाना है पॉजिटिव में। अच्छा, सेल ऑफ पीपीई 8 लाख, नहीं ये 1 लाख है, सेल ऑफ पीपीई था 1 लाख, परचेज ऑफ पीपीई ये हम लोग का हुआ 8,56,000, ये नेगेटिव में है। अच्छा, और जो हम लोग का लॉस हुआ है वो हम लोग का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वहां जाना चाहिए, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ पीपीई, लॉस ऑन सेल ऑफ पीपीई 20,000, और लॉस ऑन डिस्कार्ड ऑफ पीपीई या फिर राइट ऑफ पीपीई 16,000। बस अब हम लोग यहाँ पर ये इसका जो भी पोस्टिंग जहां जाना चाहिए था हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर डिप्रिशिएशन का टोटल लगा के देखना है कि कितना आ रहा है और उसका एडजस्टमेंट करना है। तो एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन का टोटल हम लोग का यहाँ पर आ रहा है 80 और 40, कितना होता है ये 40 और 60, 1 लाख, मतलब 12,80,000। इधर भी उतना ही आ जाना चाहिए क्योंकि सब तो लिखा हुआ है 12,80,000। तो ड्यूरिंग द ईयर जो डिप्रिशिएशन चार्ज हुआ
ये हम लोग का नॉन कैश जो एक्सपेंसेस है वहां पर चले जाना चाहिए। तो नॉन कैश आइटम जो है वहां पर डिप्रिशिएशन चला जाएगा 3,60,000। ठीक है, तो 3,60,000 ये लिखना पड़ेगा डिप्रिशिएशन वाले कॉलम। 3,60,000 नॉन कैश एक्सपेंसेस डिप्रिशिएशन। 3,60,000। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसके बाद। कंपनी सोल्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का बोला है तो चलो एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 4, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी होगा और बाई बैलेंस सीडी होगा। और इन्वेस्टमेंट बेच के बोल रहा है कि 40,000 का प्रॉफिट हुआ, ये क्वेश्चन हमें बता रहा है। तो हम लोग यहाँ पर 2PL बोल के 40,000 रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाकी डेटा देख के लिख लेंगे तो पता चल जाएगा इन्वेस्टमेंट बिका कितने का। तो इन्वेस्टमेंट हम लोग को यहाँ पर दिखेगा, ठीक है, वो नोट्स में नहीं अवेलेबल है ये वाला। 4 लाख और 3,20,000। ठीक है, तो 4 लाख और 3,20,000 ओपनिंग वाला है हम लोग का 4 लाख। 3,20,000, तो 4 लाख से 3,20,000 हो गया है, मतलब कितने का इन्वेस्टमेंट बिका होगा। 4 लाख से अगर 3,20,000 पर तो 80,000 का इन्वेस्टमेंट बिका होगा, वो भी 40,000 प्रॉफिट के साथ। मतलब टोटल सेल वैल्यू हमें कितना रिकवर हुआ है, 1,20,000। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो पता चल जाएगा ना कितने का इन्वेस्टमेंट बिका है, मतलब कॉस्ट और उस पर प्रॉफिट लगा दिया। अब दोनों साइड हो जाना चाहिए मैच। 4,40,000 और यहाँ पर भी हो गया 4,00,000। अब ये कहाँ कहाँ जाएगा, ये वाला हम लोग का चला जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ये वाला हम लोग का चला जाएगा नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वहां पर चला जाएगा। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,20,000, यहाँ पर लिखना पड़ेगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,20,000। 1,20,000 और यहाँ पर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 40,000। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोगों ने सारा नोट्स कवर कर लिया एक्सेप्ट नोट नंबर 2, वो लास्ट में करेंगे। ठीक है, अच्छा, और यहाँ इंफॉर्मेशन में कवर हो गया है डिवेंचर तक। डिवेंचर तो पहले ही कंप्लीट हुआ था, अभी हम लोग को वो जो स्टॉक का वैल्यू कम करने के लिए मतलब कम था उसे 100% करके दिखाना है, वो हम लोग ट्राई करेंगे। अच्छा, शेयर कैपिटल कंप्लीट, रिजर्व सरप्लस अभी है होल्ड में है, लॉन्ग टर्म बोरिंग कंप्लीट, अदर करेंट लाइबिलिटी। हाँ, टैक्स का एक बनाएंगे, प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन, प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन ये बनना चाहिए। वर्किंग नोट नंबर 5, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, बाई बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। 3,60,000 और 3,40,000। ये अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है, बाकी हम लोगों ने सारा कर लिया। यहाँ पर जो भी बाकी था पीपी कर लिया, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट इसका भी अभी बना लिया। अच्छा, अदर करेंट एसेट ये लिखना पड़ेगा और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अदर करेंट एसेट पहले कर लेते हैं। 11,10,000 से 11,50,000 हो गया, मतलब 40,000 का एसेट बढ़ गया है, मतलब हमें पेमेंट नहीं मिला होगा। ठीक है, 40,000 का एसेट बढ़ गया है तो हम लोग उसको यहाँ पर दिखना है। नहीं मिला है तो लेस इंक्रीज इन करेंट एसेट, इंक्रीज इन करेंट एसेट माइनस करके देखते हैं। 11,10,000 से 11,50,000 मतलब इतना हो गया 40,000।
40,000 अदर करेंट एसेट जो है 40,000। इन्वेंट्री भी तो हमारा ट्रीट होना चाहिए, इन्वेंट्री के अदर करेंट एसेट में इंक्लूडेड है, तो फिर इसका चेंज करना पड़ेगा, देख लेते हैं एक बार। हाँ, करेंट लाइबिलिटी तो ये है, करेंट एसेट तो हमें यही दिख रहा है, अदर करेंट एसेट मतलब इन्वेंट्री इसी में इंक्लूड होगा, क्योंकि हमें अलग से तो कुछ बोला नहीं है, ठीक है। लेकिन नीचे एक इन्वेंट्री का डिटेल्स दिया है, तो इसका मतलब इन्वेंट्री इसी में इंक्लूड होगा। अच्छा, ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर। पहले इन्वेंट्री का कैलकुलेशन कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 6, वर्किंग नोट नंबर 6। अच्छा, इस वर्किंग नोट को भी हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमें आगे कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इस बार प्रोविजंस अगर इतना दिख रहा है क्लोजिंग, तो पीएल से इतना प्रोविजंस बनाया गया होगा, मतलब 3,40,000, ठीक है। ये हम लोग का प्रोविजंस, प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन फॉर द करेंट ईयर। अब इसका टोटल लगाएंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 3,00,000, 3,00,000, 6,00,000 और 40, 60, 1,00,000, मतलब 7,00,000। और यहाँ पर भी हो जाएगा 7,00,000, ठीक है। तो बैलेंस करने से कितना आएगा, 3,60,000 आएगा, और यही हम लोगों का टू बैंक बोल के टैक्स पेमेंट हो जाएगा। क्योंकि जब हमें क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं है, तो एज्यूम करना है कि प्रीवियस ईयर का जितना प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन था उतना ही हम लोगों ने पे किया, या फिर ऐसे एज्यूम, ऐसे भी देख सकते हैं कि इतना अगर पीएल, इतना प्रोविजंस क्रिएट हुआ है तो पीएल इतने से ही डेबिट हुआ होगा, बाकी बैलेंस करने से आ जाता है 3,60,000। तो टैक्स पेड 3,60,000 ये दिखा देते हैं। ये तो हम लोग का कुछ करना है नहीं, तो इसको यहाँ पर दिखाते हैं 3,60,000 नेगेटिव। अब यहाँ पर इन्वेंट्री का देखें, तो 31 मार्च 2000 और 31 मार्च 2001, 2 ईयर का हमें इन्वेंट्री दिया हुआ होना चाहिए। देखते हैं कहाँ तक ये ना इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है। ये देखो इन्वेंट्री यहाँ पर बोल रहा है इन्वेंट्री 2,16,000 और 3,00,000, 2,16,000 और ये वाला 3,00,000 दिया हुआ है, जिसमें से ये 3,00,000 जो है ये हम लोग का वैल्यू कैसे किया हुआ है, ये वैल्यू किया गया है 90% पे, ये वैल्यू किया गया है 100% पे। ऐसा क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि ये देखो कॉस्टलेस 10% में किया हुआ था, और अभी जो है उसपे करेक्टली वैल्यूड है, तो हमें इसको चेंज करके 100% दिखाना है, ठीक है। तो इस इन्वेंट्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर करते हैं वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। रीवैल्यू करने पे ऐसे लिख देते हैं, रीवैल्यू करने पे कितना हो जाएगा, तो मुझे 2,16,000 का वैल्यू 100% तक लेके जाना है, मतलब यहाँ पर 90% है, मुझे इसका वैल्यू 100% करके दिखाना है। तो 90% का अगर इतना है तो 100% कितना होगा, तो 2,16,000 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 2,40,000, ठीक है। तो 2,40,000 जो है वो 2,16,000 से 2,40,000 हुआ, तो इंक्रीज कितना हुआ वो हमें देखना पड़ेगा। इंक्रीज लिखते हैं, इंक्रीज 2,40,000 माइनस 2,60,000, 24,000 मैम। 24,000 हो गया है इंक्रीज। अब इसका इम्पैक्ट कहाँ देना है, तो एक तो हम लोग का इन्वेंट्री का वैल्यू चेंज होगा जो कि 2,16,000 होगा, और प्रॉफिट चेंज हो जाएगा इस साल का, ठीक है। तो प्रॉफिट हम लोग को दिया हुआ होगा, प्रॉफिट देखो हम लोग का दिया हुआ है यहाँ पर प्रीवियस ईयर का, ये रहा 2,40,000, ठीक है। तो 2,40,000 प्लस 24,000, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोग को एक 120 और 100 एग्जाम्पल से बताया था, जितने से मेरा स्टॉक में चेंजेस होगा उतने से ही प्रॉफिट में चेंजेस हो जाएगा। तो प्रॉफिट हो जाएगा 2,64,000, और ये प्रॉफिट जैसा था ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पर क्योंकि मैंने जैसे ही इन्वेंट्री का कैलकुलेशन किया, अब यहाँ पर क्या होगा ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग को ये वाला जो है डायरेक्ट माइनस करके दिखा दिया अदर करेंट एसेट, लेकिन अदर करेंट एसेट में ही इन्वेंट्री इंक्लूडेड है, उतने अमाउंट से मुझे लेस करके फिर अदर करेंट एसेट का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो वो भी हम दिखा देते हैं वर्किंग नोट नंबर 7 करके, ठीक है।
वर्किंग नोट नंबर 7, ठीक है। तो अदर करेंट एसेट, ये हम लोग को कितना कितना बोल रखा था, 11,10,000 और 11,50,000। 11,10,000 और 11,50,000 इसमें से लेस कर देते हैं इन्वेंट्री, तो मुझे बाकी करंट एसेट का पता चले, क्योंकि इन्वेंट्री का तो हम अलग से कैलकुलेशन करने वाले थे, ठीक है। इन्वेंट्री यहाँ पर एडिट कैसे था, 2,16,000 और 3,00,000 के अकॉर्डिंग, उसमें तो चेंजेस नहीं हुआ था, तो उसको पहले हम लोग यहाँ से लेस कर देते हैं, 2,16,000 और 3,10,000। तो हम लोग देखते हैं कि अदर करेंट एसेट इन्वेंट्री के अलावा कितना बच रहा है, तो 11,10,000 माइनस 2,16,000, तो ये हो जाता है 8,94,000 और 11,50,000 माइनस 3,00,000, तो ये हो जाता है 8,40,000। तो ये क्या हो गया, चेंज में डिक्रीज हुआ है, तो माइनस करते हैं 8,94,000, ठीक है। तो कितना डिक्रीज हुआ, 54,000 डिक्रीज, ठीक है। ये हम लोग का 54,000 डिक्रीज हुआ, 54 के 84, मैंने गलत माइनस किया, 11,10,000 माइनस 2,60,000, 8,94,000, 11,50,000, 3,00,000, 8,40,000 माइनस 8,90,000, ठीक है। 54,000 का इसमें इम्पैक्ट आ रहा है। तो अदर करेंट एसेट जो है, ये हम लोग का डिक्रीज हुआ है 54,000। 3,00,000 था, मैंने 3,10,000 क्यों लिख दिया, ये 3,00,000 था। देख लेते एक बार, मैंने शायद ना गलत लिख दिया, 3,10,000 है कि 3,00,000, कंफर्म कर लेते एक बार। अच्छा 3,00,000 होगा, वहां ठीक लिखा है, मुझे लगा कोई तो एक जगह पे गलत किया होगा, तो 3,00,000, तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला 94,000, 9,40,000। फिफ्टी 44, गलत है 44, ठीक है। मैंने गलत डेटा लिख लिया था, इस वजह से 44,000 का डिक्रीज हुआ है करेंट एसेट में, ठीक है। और इन्वेंट्री का अलग से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसको नीचे अलग इंफॉर्मेशन दिया हुआ था ना, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोगों को चेंज करना है। यहाँ पर हो जाएगा डिक्रीजिंग करेंट एसेट, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगा, डिक्रीजिंग करेंट एसेट हो जाएगा 44,000, ठीक है। डिक्रीज इन करेंट एसेट हो जाएगा 44,000। अच्छा, मतलब हम लोगों ने डिक्रीज इन करंट एसेट हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड या लेस, बोलो। तब भी डिक्रीज हुआ था क्या, मुझे याद नहीं है। डिक्रीज इन करंट एसेट होने से क्या होगा, ऐड या लेस। जैसे मेरा डेटर 20 रुपए से 50, मतलब मेरे पास पैसा आ गया है, तो ऐड होना चाहिए, ठीक है। डिक्रीज इन करंट एसेट, और इन्वेंट्री का दिखाएंगे, ठीक है। तो इन्वेंट्री का क्या हुआ, इन्वेंट्री का चेंज देखते हैं, इन्वेंट्री का वैल्यू जो है उसमें चेंजेस कितना हुआ। यहाँ पर 2,40,000 हो गया है, और यहाँ पर 3,00,000 है, ठीक है। इन्वेंट्री करेंटली जो हुआ है, ये इधर हम लोग का 2,40,000 है, ये देखो इंक्रीज होने के बाद, और इधर हम लोग का जैसे था 3,00,000, ये चाहो तो इधर लिख लो, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस हम लोग का हो गया 60,000। तो इन्वेंट्री बढ़ गया है, बढ़ने का मतलब है हम लोगों ने परचेज किया होगा, तो इसका मतलब लेस होगा, पैसा गया है, लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री। और यहाँ पर हम लोग कौन सा वैल्यू ले रहे हैं, जो करेक्ट करने के बाद, यानी 60,000, ठीक है। तो ये दो चीज यहाँ पर ध्यान देने वाला है, ठीक है, इसका याद रखो। यहाँ पर हम लोग का इन्वेंट्री का चेंजेस क्या हुआ, यहाँ पर हो गया इंक्रीज इन इन्वेंट्री 60, ठीक है। तो यहाँ पहले मैंने चेंज कर लिया, फिर उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट का इम्पैक्ट भी कैलकुलेट किया, और यहाँ मैंने अदर करेंट एसेट से इन्वेंट्री को सेपरेट करके दिखा दिया, जो पहले नहीं दिखाया था, क्योंकि दिखाना तो पड़ेगा, या फिर इसमें ऐड बैक करना पड़ेगा।
तो 64 था, लेकिन मुझे जब आइटम पता है तो फिर मुझे तो लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया अदर करेंट एसेट इंक्लूडिंग इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री इसी में इंक्लूड होगा, जबकि क्वेश्चन में अलग से नहीं बोला हुआ था, ठीक है। और ये हो गया अदर करेंट एसेट एक्सक्लूडिंग इन्वेंट्री, ठीक है, एक्सक्लूडिंग इन्वेंट्री। और जब हम लोगों ने एक्सक्लूड किया तो कौन से वैल्यू से किया, जितने से इंक्लूडेड हुआ था उतने से ही किया। तब तो 2,60,000 ही देना पड़ेगा ना, तब हम लोग कैसे दे सकते हैं 2,40,000, क्योंकि 2,40,000 के बेसिस पे वो इंक्लूड था ही नहीं, ठीक है। तो ये हम लोग का यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ठीक है, ये जो लास्ट वाला पॉइंट था। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर और क्या बाकी है, बस और हम लोग का प्रॉफिट को छोड़ दो तो और कुछ भी हम लोग का बाकी नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो प्रॉफिट का भी वर्किंग नोट हम लोग बना ही लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, वर्किंग नोट नंबर 8, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। गुड आफ्टरनून मैम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा, अगर कोई डिविडेंड प्रोपोज्ड है तो, जो कि है नहीं इस क्वेश्चन में, पहले से ही था जो पे हो चुका है, तो ये मैंने 0 लगा दिया, ठीक है। फिर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इस क्वेश्चन में था, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ था, ये देखो, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व से 6 लाख से 7,60,000, यानी 1,60,000 का ट्रांसफर। फिर रिटेन्ड इन पीएल, रिटेन्ड इन पीएल प्रॉफिट में कितना रखा गया है, तो प्रॉफिट का डिफरेंस हम लोग कैसे देखेंगे, 3,40,000 माइनस 2,40,000 सिर्फ करने से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 3,40,000 प्रॉफिट तो ठीक है, लेकिन जो 2,40,000 है वो प्रॉफिट हम लोग का इंक्रीज हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू चेंज किया है, कितने से, 24,000 से, यानी 2,64,000 हो गया है 24,000 से। तो 2,64,000 और 3,40,000 का डिफरेंस हमें देखना है। 76,000 रिटेन्ड इन पीएल, ठीक है। अब ये कैलकुलेट करने से ऐड कर देते हैं, ऐड करने से आ जाएगा हम लोग का 2,36,000, इसको हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। अब इसमें ऐड करना पड़ेगा टैक्स का प्रोविजंस, यहाँ करते हैं, ऐड करेंगे टैक्स प्रोविजंस। टैक्स प्रोविजंस कितना हुआ, अभी अभी टैक्स का जो अकाउंट ओपन किया वहां पर हम लोगों ने देखा टैक्स का प्रोविजंस करेंट ईयर का हुआ 3,40,000 ऐड कर दो तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पता चला, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये हो जाएगा हम लोग का 5,76,000। अब लिख के इसे कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं, सबसे पहले आ जाएगा 5,76,000। नोट नंबर तुम लोग यहाँ पर करो, नोट नंबर 8, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कुछ नहीं रहेगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये कैलकुलेट करने के बाद हम लोग का आ जाएगा यहाँ पर 5,76,000। जब इसमें ये सारे चीज ऐड हो जाने चाहिए, तो 5,76,000 प्लस 12 12 10 और 20 30 32 प्लस 56 6,64,000। अच्छा, ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, ये थोड़ा सा गलत लिख के बताया नहीं तुम लोग ने, प्रॉफिट तो इसमें आएगा ना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आएगा, उसमें मैंने एक्सपेंस में लिख दिया ये गलती से, यहाँ पर तुम लोगों ने बताया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वहां लिखते लिखते इधर लिख दिया है मैंने 40,000, ये इधर आना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, इसमें से 40,000 मतलब 80,000 ओवरऑल लेस करेंगे तो मुझे आंसर मिल जाएगा 5,84,000 और इधर
डिप्रिशिएशन 3,60,000। 9,44,000 देख लो सही आ जाएगी 9,44,000। फिर ऐड होगा 40,000 44,000 लेस 60,000 9,68,000 minus 3,60,000 6,08,000 ये 6,08,000 और 6,44,000 बोल रहा है आंसर। तो मेरा कोई गलत हो गया क्या? 5,76,000 उसके बाद 2 बार 6,6,000 20,000 16,000। अच्छा हाँ, एक चीज नहीं लिखा हम लोग ने, लास्ट क्लास में भी यही वाला नहीं लिखा था। देखो डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट बताया ना, तो डिबेंचर पे इंटरेस्ट बोले या ना बोले वो तो हमें देना पड़ेगा। 9% इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, 4 लाख पे। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो जाएगा 9 लाख पे। ये लास्ट क्लास में भी हम भूल गए थे, अभी भी भूल गए, ठीक है। 4 लाख पे 9%, 4 लाख पे 9%, इसका थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। 4 लाख पे 9%, तो ये हम लोग का हो जाएगा 36,000। 36,000 हो जाएगा। 36,000 इस पे ऐड करने से क्या मेरा आंसर मैच होता है? 6,44,000। हाँ ठीक है, ये मैंने गलत कर दिया था। तो यहाँ पर हो जाएगा 6,44,000 पॉजिटिव आया। अगर पॉजिटिव आया तो नेट कैश जेनरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 1 लाख और यहाँ पर हो गया 2,20,000 माइनस 8,56,000। नेगेटिव में आएगा 6,36,000। तो ये हो गया नेट कैश यूज्ड फ्रॉम यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब इसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 4 लाख माइनस 1,26,000, फिर से माइनस 1,26,000 माइनस 1,20,000 28। और अभी यहाँ पर डिवेंचर का इंटरेस्ट वो भी लिखना पड़ेगा, वहां जो लिखना, ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी तो जाएगा डिवेंचर इंटरेस्ट पेड, क्योंकि जब कुछ बोला नहीं है तो पेड ही अजम्पशन करना पड़ेगा। 4 लाख पे 36,000 नेगेटिव हो जाए माइनस 36, तो ये नेगेटिव 8,000 नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा, ओपनिंग था 10,000 और क्लोजिंग भी है 10,000। यहाँ पर 6,44,000 माइनस 6,36,000 मतलब 0 हो जाएगा। 0 होने पे ही तो ओपनिंग वाला ही हम लोग का कैश में रह गया, तो ये हम लोग का 0 आ गया, ठीक है। तभी 10 और 10 मैच होगा। इसको हमें लिखना चाहिए नेट कैश यूज्ड इन नेट कैश यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर हम लोग का 0 आ गया, ठीक है। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये हम लोग का मैच।
तो इस तरीके से होगा। इसमें वही जो हम लोग का पॉइंट था इन्वेंट्री वाला वो इम्पोर्टेंट था, वहां पर थोड़ा सा जो है यहाँ में अलग अलग करना पड़ेगा। वो पहले बताते तो अच्छा, तो वहां एक बार लिखने में शायद तुम लोग का गलत हो गया हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे हम तो मिटा देते हैं लेकिन तुम लोग का प्रॉब्लम हो जाता है। और डिवेंचर हम भूल जा रहे हैं बार बार, ठीक है। डिवेंचर थोड़ा याद रखो, कहीं हो तो मुझे याद दिला दो। बाकी तो हम लोग का सब ठीक था, ठीक है। डिवेंचर इंटरेस्ट अगर दिया हुआ है तो हमें पे करके दिखाना पड़ेगा। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, देखो क्वेश्चन नंबर 13। एबीसी लिमिटेड गिव्स यू द बैलेंस शीट एज एट 31st March and 31st March 2001, 2000 or 2001. You are required to prepare cash flow statement by using indirect method. शेयर कैपिटल दिया है, शेयर कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं है, मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये नहीं जाएगा। रिजर्व सरप्लस में चेंजेस है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग पहले 0 था, अभी 9 लाख। अच्छा, नोट बना हुआ है देखेंगे। शॉर्ट टर्म बोरिंग लोन हम लोगों ने लोन का दिया हुआ है शॉर्ट टर्म बोरिंग, तो लोन हम लोग का 1,50,000 से 3 लाख हुआ है, मतलब हम लोगों ने लोन रेज किया है, तो इसका मतलब ये हम लोग का फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। ट्रेड पेबल ये हम लोग का जो है वर्किंग कैपिटल चेंजेस वहां जाएगा। अदर करेंट लाइबिलिटी का नोट से देख लेंगे, पीपीई का नोट से देखेंगे। करेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है, तो इन्वेस्टमेंट इसका मतलब आप लोगों ने किया होगा परचेज, ठीक है। फिर इन्वेंट्री कम हो गया है तो सेल हुआ होगा। ट्रेड रिसीवेबल का जो है नोट बना हुआ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अदर करेंट एसेट पे प्रीपेड एक्सपेंसेस बढ़ गया है। अच्छा, अब यहाँ पर डिवेंचर दिया है इशूड एट द एंड ऑफ ईयर। अब इस डिवेंचर पे हमें किसी तरीके का इंटरेस्ट लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि डिवेंचर इशू हुआ है एंड ऑफ द ईयर और पहले से कोई डिवेंचर इशूड नहीं था। अगर होता तो उस पे इंटरेस्ट लग जाता, और जो डिवेंचर एंड ऑफ द ईयर में हुआ है उसका इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर जाएगा। डिविडेंड पेबल पहले इतना था, अब 0 दिख रहा है, मतलब पे हो गया है। लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस में जो चेंजेस है वो हमें उसके हिसाब से वर्किंग कैपिटल चेंजेस में दिखाना पड़ेगा। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का दिया है वैल्यू, डिप्रिशिएशन लगाया है, नेट कैरिंग वैल्यू, ग्रॉस अमाउंट, ट्रेड रिसीवेबल और पीपीडीडी प्रोविजंस क्रिएट किया है। अच्छा, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बोला है आफ्टर चार्जिंग डिप्रिशिएशन ₹1,80,000 इज 10,40,000। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आफ्टर चार्जिंग डिप्रिशिएशन, डिप्रिशिएशन चार्ज करने के बाद का इतना और डिप्रिशिएशन इतना। ट्रेड रिसीवेबल 2,30,000 वेयर डिटरमाइंड टू बी worthless, मतलब ट्रेड रिसीवेबल इतना worthless हो गया एंड वेयर रिटर्न ऑफ अगेंस्ट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर, मतलब बैड डेब्ट हो गया है, ठीक है। अगर हम लोग पीवीडीडी के अगेंस्ट में इसे एडजस्ट कर दे रहे हैं मतलब ये बैड डेब्ट हो गया है, ठीक है। चलो, तो ये वाला हम लोग पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये क्वेश्चन छोटा है, हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड कैश फ्लो statement for the year ended 31st of March 2000 or the year ended 31st of March 2000। अब यहाँ पर हो जाएगा पर्टिकुलर्स रुपीस, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसके अंदर आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। net profit before tax and extraordinary item। so, इसके बाद नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कुछ जगह रख के नॉन ऑपरेटिंग
इनकम। उसके बाद ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर यहाँ पर जो भी आएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। फिर लेस हो जाएगा टैक्स रेट। फिर कैश जनरेट या जो भी आएगा फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो फिर नेक्स्ट लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर इसके नीचे आ जाएगा नेट कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेट कैश फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो भी आएगा। तो इसके बाद नेट इंक्रीज और डिक्रीज जो भी आएगा इन कैश ड्यूरिंग द ईयर। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो स्ट्रक्चर मैंने फटाफट लिख लिया। देखो अभी ये हैबिट हो जाना चाहिए। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कहाँ से स्टार्ट करना है। हम लोग सबसे पहले शेयर कैपिटल, कोई चेंजेस नहीं है। रिजर्व सरप्लस को होल्ड में रखेंगे। पहले लॉन्ग टर्म बोरिंग यानी नोट नंबर 1 पे जाएंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग में बोला है 9% डिवेंचर इशू हुआ है, तो इशू ऑफ डिवेंचर हम लोग लिख देंगे 9 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इशू ऑफ डिवेंचर। और इस पे कोई इंटरेस्ट का जरूरत भी नहीं है क्योंकि बोला है एट द एंड ऑफ द ईयर हुआ है। तो इशू ऑफ डिवेंचर हम लोग का कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर 9 लाख। इशू ऑफ डिवेंचर 9 लाख हो गया। अच्छा, ये मेरा नोट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नीचे इंफॉर्मेशन दो ही बात का है, एक प्रॉफिट को लेके एक डेटर को लेके। ठीक है, अच्छा नोट नंबर 1 के बाद नोट नंबर 1 कंप्लीट होने के बाद इधर है शॉर्ट टर्म बोरिंग। हम लोगों ने लोन लिया है 1.5 लाख से 3 लाख हुआ है, मतलब 1.5 लाख का लोन हम लोगों ने रेज किया है। तो लिखेंगे शॉर्ट टर्म बैंक लोन रेज्ड। यहाँ पर ही आ जाए शॉर्ट टर्म बैंक लोन रेज्ड। ठीक है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। तो 1,50,000 हो जाएगा क्योंकि 1,50,000 से 3 लाख हो गया है लोन का अमाउंट। ठीक है, तो ये भले ही हमें करेंट लाइबिलिटी में दिया है लेकिन लोन रेज करना हम लोग का फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, तो वहीं पर जाएगा। फिर यहाँ देखो ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल 880 से 820 हुआ, मतलब हम लोगों ने पेमेंट किया होगा अपने क्रेडिटर को, तो फिर माइनस करके दिखाना पड़ेगा। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 60,000। ठीक है, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 60,000। यहाँ पर डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 60,000। ये हम लोग को लेस करके दिखाना क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं तो कैश आउटफ्लो हो रहा है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर फिर पॉइंट नंबर 2 नोट्स नंबर 2 में जाते हैं। नोट्स नंबर 2 में दिया हुआ है डिविडेंड पेबल 0 दिख रहा है यहाँ पर, मतलब डिविडेंड पेड हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 1,50,000 का डिविडेंड पेड।
तो यहाँ पर लिखेंगे डिविडेंड पेड 1,50,000, डिविडेंड पेड 1,00,000। और देखो क्या बोला है, लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस 3,30,000 से 2,70,000 हुआ है। तो लाइबिलिटीज जो है वो हम लोग का कम हुआ है, मतलब हम लोगों ने पे कर दिया होगा, तो ये माइनस होना चाहिए। डिक्रीज इन लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस, डिफरेंस कितना आ रहा है 60,000 है, इससे 27 और 33 का डिफरेंस। तो यहाँ पर लिखेंगे लेस डिक्रीज इन लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस। डिफरेंस कितना आ रहा है 330 27, हाँ 60,000, 60,000 लेस। ठीक है, तो नोट नंबर 2 तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब नोट नंबर 2 के बाद क्या है देखते हैं। नोट नंबर 2 के बाद सीधा नोट नंबर 3 पे ही जाना है, पीपीक्यू। ठीक है, नोट नंबर 3 पे जाते हैं। प्लांट एंड मशीनरी 27,30,000 था, 40,70,000 हुआ है। डिप्रिसिएशन 6,10,000 से 7,90,000 हुआ है। ठीक है, अच्छा तो प्लांट एंड मशीनरी हम लोग यहाँ पर दिख रहा है 40,70,000 हुआ है 27,30,000 से। इसका मतलब हम लोगों ने परचेज किया है, क्योंकि बड़ा है तो परचेज, और तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ से ही हम लोग माइनस करके लिख सकते हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, कैसे देखेंगे 40,70,000 माइनस 27,30,000, मतलब 40.70 माइनस 27.30। तो ये कितना हो जाएगा 40.7 माइनस 40.7 माइनस 27.3, तो ये 13.4, मतलब 13,40,000, 13,40,000। इसके बाद यहाँ पर डिप्रिसिएशन 6,10,000 से 7,90,000 हुआ। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन का चेंजेस कितना हुआ है, मतलब और भी डिप्रिसिएशन प्रोवाइड हुआ है, तो ये हो रहा है 1,80,000। तो डिप्रिसिएशन करंट ईयर का 6,10,000 से 7,90,000 हुआ है, तो जितना एडिशन किया है वही करंट ईयर का डिप्रिसिएशन होगा। तो डिप्रिसिएशन भी हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर नॉन कैश एक्सपेंसेस में लिखेंगे डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन। ठीक है, डिप्रिसिएशन हो जाएगा 1,80,000। कैसे निकाला इन दोनों का डिफरेंस, बिकॉज कोई दूसरा इंफॉर्मेशन है नहीं कि हम लोग उसका कुछ यूज करें। ठीक है, तो ये तो आसान हो गया, 7.9 और 6.1 का डिफरेंस, 6.1 का। तो ये हो गया हम लोग का 1.8 यानी 1,80,000। ठीक है, डिप्रिसिएशन हो गया। अच्छा, अब ये नेट टैरिफ वैल्यू को कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने दोनों को इंडिविजुअली ट्रीट कर लिया है। अब नोट नंबर 3 के बाद कुछ और है या डायरेक्ट नोट नंबर 4 है? हाँ, 3 के बाद है, ये देखो करेंट इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने जो है परचेज किया है, तो ये हम लोग का कौन से एक्टिविटी में जाना चाहिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाना चाहिए, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, कितना परचेज किया है दोनों का डिफरेंस देखना पड़ेगा, कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं। 11,80,000 और 15,00,000, तो 15,00,000 माइनस 11,80,000 मतलब 3,20,000 होगा शायद, एक बार चेक कर। हाँ 3,20,000। तो इन्वेस्टमेंट परचेज किया है तो नेगेटिव में दिखाना पड़ेगा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इसके बाद इन्वेंट्री, तो ये हम लोग का करेंट वर्किंग कैपिटल चेंजेस के वहां पर चला जाएगा। 20,10,000 से 19,20,000, मतलब ऐड होगा, बिग क्या होगा 20.1 माइनस 19.2। ठीक है, तो 0.9, मतलब 90,000 हम लोग को करना है ऐड, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री। इंक्रीज इन इन्वेंट्री 90,000 ऐड हो जाए।
फिर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल का नोट आ जाएगा। अच्छा, नोट को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि नोट के बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और अदर करेंट एसेट, ये अदर करेंट एसेट भी कर लेते हैं, ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाएगा। अदर करेंट एसेट 90 से 1,20,000 हो गया है, मतलब हम लोग का अदर करेंट एसेट जो है, जो कि प्रीपेड एक्सपेंस नाम पे है, वो 30,000 से हम लोग का इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इंक्रीज इन अदर करेंट एसेट, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि नाम तो प्रीपेड एक्सपेंस दिया हुआ है तो वो भी लिख सकते हो, या अदर करेंट एसेट भी लिख सकते हो। 30,000 होगा। एसेट बढ़ने से क्या होता है, देखो डेटर की तरह सोचो, ठीक है, डेटर बढ़ रहे हैं मतलब पैसा नहीं मिल रहा है, अदर करेंट मतलब हम लोग प्रीपेड किए ही जा रहे हैं, तो हम लोग का इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, लेस। प्रीपेड करने से तो कैश का आउटफ्लो होगा, तो लेस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और क्या है, और यहाँ पर और तो कुछ नहीं दिख रहा है। और इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल का करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख लेते हैं 15,20,000, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ही मेरा 15,20,000 है, ठीक है। मतलब ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी है 15,20,000 और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी है 15,20,000। मतलब नेट जो इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो हम लोग का जीरो आएगा। इस बार भी ये क्वेश्चन में भी हम लोग का जीरो आएगा, क्योंकि जीरो आने से ही पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर नेट इंक्रीज और डिक्रीज ये जीरो आएगा, तो इसको लिखना चाहते हैं नेट इंक्रीज और डिक्रीज, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर, ये जीरो हो जाएगा, तभी जाके पॉसिबल है कि ये 15,20,000 ही रहे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर और क्या देखना पड़ेगा, एक चीज बाकी रह गया है, जो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट होता है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10,40,000, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट हम लोग को क्या चाहिए, बिफोर टैक्स। अब बिफोर टैक्स कैसे निकालते हैं, अगर ये क्वेश्चन में देखोगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग जो निकालते हैं उसमें इसमें काफी सारा आइटम कम है, ठीक है। फिर भी हम यहाँ पर एक बार वर्किंग नोट बना के दिखा देते हैं, ठीक है। हम लोग को सबसे पहले लिखना पड़ता है प्रोपोज डिविडेंड, अगर कुछ होता है जो कि इस क्वेश्चन में नहीं था, ठीक है। अगर हम लोग का कुछ ट्रांसफर टू रिजर्व वगैरह है, ट्रांसफर टू रिजर्व है या फिर पीएल है, वो भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ट्रांसफर रिटेन्ड इन पीएल वो देखना पड़ेगा, रिटेन्ड इन पीएल वो देखना पड़ेगा कितना है, ठीक है। रिटेन्ड इन पीएल वो भी हमें यहाँ पर बता रखा है कि प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10,40,000 बताया। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं रिजर्व सरप्लस में कितना बता रहा है, 36,90,000 और 26,50,000, 36,90,000 माइनस 26,50,000, मतलब 10,40,000 बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर बताया हम लोग को डिफरेंस जो है 10,40,000 का बताया, वही दिया हुआ भी, मतलब बाकी कुछ चार्ज होगा ही नहीं, टैक्स वगैरह तो था ही नहीं, 10,00,000, ठीक है। ये सब कैलकुलेट करने से हम लोग के पास आ जाना चाहिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि 10,40,000 होगा। अब इसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा टैक्स प्रोविजंस, जो कि इस क्वेश्चन में है ही नहीं है अवेलेबल। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये 10,40,000 ही आ जाएगा, मतलब हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट यही रहेगा, हमें कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक बार मैंने करके दिखा दिया ताकि कंफर्म हो जाओ तुम लोग, 10,40,000, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10,40,000, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। फिर यहाँ पर ये कुछ नहीं है तो फिर 10,40,000 हो जाएगा। फिर है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो कि इस क्वेश्चन में कुछ मिला नहीं, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम ये भी कुछ नहीं मिला हम लोग को, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मिला है डिप्रिशिएशन। अच्छा हाँ, एक चीज अभी भी मैंने जो है कैलकुलेट किया नहीं है, वो करना पड़ेगा, ठीक है। डिप्रिशिएशन हुआ है और एक आइटम बाकी रह गया डेटर, ठीक है। हम पहले कैलकुलेट करने लग गए, डेटर मेरा बाकी रह गया है। यहाँ पर डेटर का इंफॉर्मेशन बोला है कि ट्रेड रिसीवेबल 2,30,000 वेयर डिटरमाइंड टू बी वर्थलेस एंड वेयर रिटर्न ऑफ अगेंस्ट द प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर। हम इसका डिटेल्स करके दिखा देते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए। यहाँ वर्किंग नोट नंबर, ठीक है,
पहले हम पूरा डेटा यहाँ पर लिख लेते हैं कि डेटर का क्या बोला है। डेटर का बोला है ग्रॉस अमाउंट, यहाँ पर लिखते हैं ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। उसका ग्रॉस अमाउंट है x0 का और x1 का, ताकि हम लोग इजीली समझ पाए। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं 23,90,000, 28,30,000, 23,90,000, 28,30,000। अच्छा, और है यहाँ पर पीबीडीडी 1,50,000 और 1,90,000, लेस पीबीडीडी 1,50,000 और 1,90,000। ये क्वेश्चन में मुझे गिवन है, ठीक है। मैंने ये डेटा इसलिए लिख लिया ताकि मुझे समझाने में आसानी हो। और यहाँ पर टोटल मतलब जो बच रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 22,40,000 और इधर वाला हो जाता है 26,40,000। अच्छा, अब इसका कैलकुलेशंस कैसे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम लोग को बोला है कि ट्रेड रिसीवेबल में से 2,30,000 का जो ट्रेड रिसीवेबल है वो आउटलेस हो गया, उसको हम लोगों ने प्रोविजंस के अगेंस्ट में राइट ऑफ कर दिया। मतलब इसका अगर एंट्री देखोगे तो एंट्री ऐसे होना चाहिए, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, ये एंट्री होना चाहिए, ठीक है। हम एंट्री के साथ समझा देते हैं। 2,30,000, ठीक है। ये तो ड्यूरिंग द ईयर हम लोग का हो रहा होगा, मतलब इस साल का बात हो रहा होगा। और अगर हम लोग प्रोविजंस यूज करते हैं तो प्रोविजन से इस लॉस को राइट ऑफ करना चाहेंगे। मतलब पीबीडीडी का यूज हुआ होगा, पीबीडीडी अकाउंट डेबिट 2,30,000 टू बैड डेट, ठीक है। ये एंट्री हुआ होगा 2,30,000, ये एंट्री जनरेट हुआ होगा। अच्छा, अब अगर ये एंट्री हुआ है तो हम लोग का जो ग्रॉस अमाउंट अभी दिख रहा है वो कम दिख रहा होगा इस साल का, ठीक है। मतलब इसमें मुझे ऐड बैक करना चाहिए 2,30,000। अगर मुझे पता करना है कि बिफोर बैड डेट मेरा डेटर कितना था और बिफोर प्रोविजंस का यूज हम लोगों का यहाँ पर जो क्या बोले पीबीडीडी वो कितना था, तो हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये देखो, बिफोर बैड डेट, ठीक है। बैड डेट राइट ऑफ बिफोर बैड डेट रिटर्न ऑफ हम लोग का ये दोनों अमाउंट इसी पे होगा, इस पे नहीं होगा। ये दोनों अमाउंट कितना कितना था वो हम तुम लोगों को दिखाते हैं। देखो, बिफोर बैड डेट ये अमाउंट हम लोग का हो जाएगा, ऐड करते हैं 28,30,000, ठीक है। 28,30,000 प्लस 2,30,000, तो ये हो जाएगा 30,60,000। इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, हम दोनों तरीका बता देते हैं। 1,90,000 प्लस 2,30,000, तो 4,20,000, ठीक है। और इसको इसका भी डिफरेंस निकालोगे तो तुम लोग को 26,40,000 ही मिलेगा। चेक करके देख सकते हो, माइनस 30,60,000, क्योंकि दोनों जगह से सेम सेम अमाउंट पे जो है डिडक्ट हुआ है। 30,60,000 माइनस 4,20,000, 26,40,000। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैथमेटिकली समझो, मैंने यहाँ जितना जितना लेस किया था यहाँ उतना उतना ही ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें यहाँ पर शो होगा। अब अगर हम लोग इस तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि हम लोग बैड डेट को जो है ऐड करके अगर हम लोग चेक करना चाहते हैं कि डिफरेंसेस क्या हुआ है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये देखो, यहाँ पर हम लोग का ग्रॉस जो अमाउंट है डेटर का, फिर उसमें चेंजेस कितना हुआ, चेंजेस इन डेटर 23,90,000 माइनस 30,60,000, तो 6,70,000 आ रहा है। ये आ रहा है हम लोग का 6,70,000। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चला जाना चाहिए। और चेंजेस जो हुआ है हम लोग का इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज, ठीक है। और अगर इंक्रीज हुआ है डेटर तो हमें पैसा नहीं मिला है तो माइनस हो जाएगा। और पीबीडीडी का चेंज देखते हैं, पीबीडीडी 1,50,000 से 4,20,000, तो इंक्रीज इन पीबीडीडी, इंक्रीज इन पीबीडीडी कितना हो रहा है 1,50,000 माइनस 4,20,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2,70,000। अब ये हो गया हम लोग का 2,70,000 और एक हो गया हम लोग का 6,70,000। अब ये हम लोग का ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हम लोग का
क्या है, ये हम लोग का एक नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक है, नॉन कैश एक्सपेंस, जैसे हम लोग डिप्रिशिएशन दिखाते हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस है। तो अब इसका अब कितना आ गया, 6,70,000 और 2,70,000, तो ये दोनों हम लोग इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन है हम लोगों के पास। और इसका नेट इम्पैक्ट, क्योंकि दोनों ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे आ रहा है, इसका नेट इम्पैक्ट देखो, इसका नेट इम्पैक्ट आएगा हम लोगों का यहाँ पर 4 लाख, ठीक है। इसका अगर नेट इम्पैक्ट देखोगे तो ये 4 लाख आएगा, नेट इम्पैक्ट 4 लाख ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस दिखेगा, ठीक है। ये अगर हम लोग दो तरीके से दिखाते हैं, ऐसे होता है। नेट इम्पैक्ट हम लोग इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, 22,40,000 और 26,40,000 का डिफरेंस, ये देखो 22,40,000 और 26,40,000 का डिफरेंस, मतलब हम लोग का जो नेट वैल्यू हुआ डेटर का वो 26,40,000 हो गया है 22,40,000 से, ठीक है। तो देखो 4 लाख आ गया, तो हम लोग का ये चेंजेस किसका दिख रहा है, नेट डेटर का, ठीक है। तो डेटर का हम लोग क्या बोलेंगे, डेटर हम लोग का क्या हो गया है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है, इंक्रीज इन डेटर, ये हो जाएगा इंक्रीज इन डेटर, ठीक है। इंक्रीज इन डेटर हुआ है तो हम लोग का लेस भी होगा कितना, 4 लाख, ठीक है। तो नेट करके भी दिखा सकते हो या फिर इंडिविजुअली भी करके दिखा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसा करना चाहो, तो देखो हम लोग जो है इसको नेट नहीं दिखा के इंडिविजुअली ही दिखाएंगे, वो ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है ये थोड़ा बच्चों जैसा हो जाएगा, हम लोग नेट नहीं करके दोनों का अलग, क्योंकि प्रोविजंस का अलग जगह पे ट्रीटमेंट होता है ना। तो एक ही क्वेश्चन हमें मिला जहां पर प्रोविजंस का ट्रीटमेंट हम लोग का आ रहा है, तो फिर हम लोग को इसको अलग से जरूर दिखाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्रोविजंस, नॉन कैश जो है यहाँ पर डिप्रिशिएशन, पीबीडी, पीबीडीडी बोल के हम लोग लिख देंगे, पीबीडीडी बोल के यहाँ पर हम लोग को आ जाएगा 2,70,000 ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा इंक्रीज इन डेटर 6,70,000, डेटर का इंक्रीमेंट हो गया है 6,70,000, तो डेटर बढ़ा है मतलब पैसा नहीं मिला है, फिर इसका मतलब हम लोग का लेस दिखा है। अच्छा, अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर 10,40,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2,70,000, 14,90,000, और आगे का कैलकुलेशन करते हैं। 14,90,000 और ये का हो जाएगा 60,60, मतलब -1,20,000 प्लस 90 -30 प्लस 6,70,000, 21 लाख का 21। टैक्स पेड कुछ था नहीं, इधर लिखो, टैक्स पेड कुछ नहीं था, तो यहाँ पे हो जाएगा कैश जेनरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये आउटपुट में इधर जाना चाहिए। तो ये वाला हो जाएगा 13,40,000 और 3,20,000, 16 लाख
60,000, ठीक है, 16,60,000 नेगेटिव में आएगा। तो ये हो गया नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर यहाँ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग में 9 लाख, 9 लाख ये हो जाएगा कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये 9 लाख पॉजिटिव, 16,60,000 नेगेटिव, मतलब 7,60,000 नेगेटिव। अच्छा ये 21 लाख, फिर ये भी तो 7,60,000 आना चाहिए, पता नहीं क्या गलत लिख दिया मैं कुछ। 10,40,000 देख लेते हैं, 10,40,000 हो गया। अच्छा 10,40,000 इसमें 1,80,000 ऐड, 2,70,000 ऐड, फिर से एक बार चेक करते हैं। 10,40,000, 1,80,000, 2,70,000, 14,90,000, ठीक है, 14,90,000 आ गया। उसके बाद माइनस हो जाएगा, अच्छा इन्वेंट्री इंक्रीज हुआ, ये तो लेस हुआ, हम लोगों ने इसका मतलब खरीदा है, तो ये नेगेटिव में आएगा। अच्छा माइनस, ये शायद गलत हुआ है, -90,000, -30,000, -60,000, -60,000 प्लस, अच्छा ये लेस है, -6,70,000। अच्छा मैंने लिखा है लेकिन साइन नहीं लगा इस वजह से, तो यहाँ पर मेरा आ जा रहा है ये सब एडजस्ट करके 5,80,000। तुम लोग एक बार देखो ना, शायद मेरा कुछ लिखने में गलत तो नहीं हो रहा है, एक बार देख लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल 6,70,000, डिक्रीज ही हुआ था मैम, वो ऐड होना चाहिए तो। कौन सा बोली? मैम इन्वेंटरी डिक्रीज ही हुआ था हम लोग का, तो वो ऐड होना चाहिए ना। इन्वेंट्री डिक्रीज पर, हाँ मैम। इन्वेंट्री डिक्रीज हुआ है मतलब सेल हुआ है। अच्छा हाँ, ये ईयर क्या है पहले वाला, 0 है, हाँ तो ऐड ही नहीं, ये इंक्रीज हुई। ठीक है, एक बार और चेक करते हैं क्या नहीं लिखा है मैंने। ये 14,90,000 तक ठीक है, 6,70,000 एक होना चाहिए, 30,000 एक होना चाहिए लेस। अच्छा ट्रेड पेबल 60,000 लेस होना चाहिए, और एक्सपेंसेस आउट ये भी 60,000 लेस होना चाहिए। अच्छा एड में जाएगा 90,000, बस और तो कुछ नहीं। एड में 90,000 इन्वेंट्री। अब देखते हैं, 60 ये हो जाएगा, 60 और ये 6,70,000 प्लस 60, मतलब ये नेगेटिव में आ रहा है 7,30,000 और -14,90,000, 7,60,000 आ जाए, 7,60,000, 7,60,000 इधर भी आ जाएगा मेरा 7,60,000, 7,60,000 और 16,60,000, ये सही आया। 9 लाख नेगेटिव में आएगा और 9 लाख पॉजिटिव में आ गया, हाँ ठीक है टैली। चलो वहां पर मैंने ये गलत कर दिया था, ठीक है ठीक ही था, यहाँ लिखा था गलत इस वजह से। तो ये 7,60,000 आ रहा है, ये 16,60,000 नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये मेरा हो जा रहा है 9,60,000 नेगेटिव, 9 लाख नेगेटिव और 9 लाख पॉजिटिव, तो ये मेरा 0 आ जा रहा है। ठीक है छोटा सा ही क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा अलग था, ठीक है, ये प्रोविजंस के अगेंस्ट में ये जो। अच्छा इसमें और एक छोटा क्वेश्चन है वो भी बता देते हैं, 14th नंबर का।
इसमें क्या बोला है देखो, बोल रहा है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ कॉक्स लिमिटेड, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व सरप्लस, करेंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये सब नॉन करेंट एसेट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ज्यादा कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, बस ये दो एडजस्टमेंट है, डिविडेंड और डिप्रिशिएशन। ठीक है, हम लोग फटाफट इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर ended 31st of March 2000, cash flow from operating activity, net profit before tax plus minus extra ordinary item, net profit before tax and extraordinary item। फिर यहाँ पर आ जाएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, फिर आ जाएगा नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस, ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस, इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, चेंजेस आ जाएगा, फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, टैक्स पेड, फिर यहाँ पर कैश जनरेट या जो भी आएगा फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसका नेट आ जाएगा नेट कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें जो भी आएगा नेट कैश फ्लो नेट फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फिर इसमें नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर at opening cash and cash equivalent, closing cash and cash equivalent। फटाफट मैंने स्ट्रक्चर बना लिया है। अच्छा, सबसे पहले शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल नोट नंबर 1। ठीक है, तो शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख 2 लाख से 4 लाख 10 हुआ है। अभी हमें रिवर्स देखना है क्योंकि इधर प्रीवियस वाला लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम लोगों का इशू ऑफ हो जाएगा इशू ऑफ शेयर्स 2 लाख 10, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे इशू ऑफ शेयर्स 2 लाख 10, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है हम लोग का 2 लाख 10, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 2 लाख 10। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बोला है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख से 1 लाख 50 हुआ, 50,000 इशू हुआ है। ठीक है, इशू ऑफ प्रेफरेंस, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000, ये भी पॉजिटिव में रहे। अच्छा, इसके बाद नोट नंबर 2 के आगे कुछ है क्या देख लेते हैं। नोट नंबर 1 नहीं, नोट नंबर 2 है सीधा रिजर्व सरप्लस। तो रिजर्व सरप्लस में क्या क्या बोला है, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग में इतना प्रॉफिट था। अच्छा, ये बिगिनिंग में था मतलब यहाँ पर था, यहाँ ट्रांसफर हुआ है, वही बोल रहा है। ठीक है,
फिर प्रॉफिट जो है करेंट ईयर का जनरेट हुआ है 20,000, डिविडेंड पे हुआ है उसमें से 10,000, तो डिविडेंड पेड मिल रहा है, तो ये हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंटेशन दिया है। ये पूरा स्टेटमेंट जैसा बना दिया है कि पहले 25,000 का प्रॉफिट था, इस बार 20,000 का हुआ, तो टोटल 45, जिसमें से 10,000 का डिविडेंड दिया गया, अब प्रॉफिट बच रहा है 35,000, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे डिविडेंड पेड 10,000, डिविडेंड पेड 10,000, ये नेगेटिव में दिखेगा। अच्छा, फिर यहाँ पर 35,000, और ये देखो ये प्रीवियस ईयर का 25,000 था, जो कि यहाँ ट्रांसफर हुआ करेंट ईयर का प्रॉफिट, और ये हो रहा है हम लोग का इस साल का इतना प्रॉफिट। अब इसका क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइंड आउट करेंगे, तो वो लास्ट में करेंगे। यहाँ डिविडेंड मिल गया, वो लिख दिया मैंने, नंबर 2 कंप्लीट, मतलब आधा कंप्लीट हुआ है। करेंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल 60,000 से 1,50,000 हुआ है, तो इसका मतलब ट्रेड पेबल इंक्रीज हुआ है तो ऐड होगा, ट्रेड पेबल इंक्रीज हुआ है तो ऐड होगा, इंक्रीज इन ट्रेड ऐड होगा, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। अच्छा, अमाउंट कितना आ रहा है देखते हैं, 60 और 15 मतलब 90,000, इंक्रीज होने से ऐड होगा, इसका मतलब हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया है ट्रेड पेबल का। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इसका अकाउंट बनना चाहिए, यहाँ पे बनना चाहिए वर्किंग नोट नंबर 2, प्रोविजन फॉर टैक्स बाई बैलेंस बीडी टू बैलेंस। अच्छा, बाई बैलेंस बीडी में हम लोग का जाएगा, इधर से देखना है 5,000 और उधर 8,000, तो इधर आ जाएगा 5,000, इधर आ जाएगा 8,000। यहाँ तक हो गया। चलो अब नेक्स्ट देखो, एसेट साइड बाकी है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट किसी तरीके का नोट नहीं है, तो 3,50,000 से 1,80,000 हुआ है, यानी सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखते हैं, बड़ा है कि घटा है, 3,50,000 से 1,80,000, मैम उल्टा है, मैम उल्टा उल्टा 1 है। लाख। अच्छा, 1,86,000. परचेज परचेज ऑफ पीपीई, नेगेटिव में लिखना पड़ेगा, 2,10,000 आएगा शायद, हाँ। हाँ, मैम 1,70,000 माइनस होगा। 1,70,000, 1,70,000 माइनस पीपीई बन गया। फिर इसके बाद इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज हम लोग का 50 से 1,20,000 मतलब परचेज हुआ है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री। परचेज हुआ है तो अमाउंट मुझे लेस करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब मेरा कैश आउटफ्लो हुआ है। कितना परचेज हुआ है, यहाँ पर 70 था, ठीक है, ये 70 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 50 और 1,00,000। ट्रेड रिसीवेबल 25 से 1,00,000 हुआ, मतलब पैसा नहीं मिल रहा है, 75,000 जो है लेस हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल लेस हो जाएगा 75,000 ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल लेस होने का मतलब है इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा, फिर उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये ओपनिंग में 90, क्लोजिंग में 1,05,000, ओपनिंग में 90, क्लोजिंग में 1,05,000, तो ओपनिंग में 90, क्लोजिंग में 1,05,000, ये लिखिए। अच्छा, अदर करेंट एसेट, अदर करेंट एसेट 45,000 से 78 हुआ है, तो 78 माइनस 45, तो डिफरेंस आ रहा है 33,000 का। करेंट एसेट बढ़ रहा है मतलब माइनस होगा 33,000,
इंक्रीज इन अदर करेंट एसेट 33,000 से हो जाएगा और क्या डिविडेंड पेड 10,000 इसका ट्रीटमेंट कर दिया। डिप्रिशिएशन 40,000 तो नॉन कैश आइटम पे लिखना पड़ेगा डिप्रिशिएशन 40,000। डिप्रिशिएशन 40,000 ये ऐड हो जाएगा। अच्छा अब ये प्रॉफिट वाला कैलकुलेशंस करना हम लोग को चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा प्रोविजन फॉर टैक्स जो था उसका कैलकुलेशन कंप्लीट कर बाई पीएल 8,000 टू बैंक 5 टैक्स पेड हम लोग का आ जाएगा 5। टैक्स पेड दिखाना पड़ेगा 5 टैक्स पेड यहाँ पर 5 लेस। अब यहाँ पर वर्किंग बुक नंबर 2 जो प्रॉफिट वाला है वो दिखाना। यहाँ पर हो जाएगा प्रोपोज्ड डिविडेंड रिटेन्ड इन पीएल। इस बार देखो रिजर्व वगैरह है नहीं तो वो नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अगर चाहो तो लिख सकते हो, वो डैश देना पड़ेगा रिटेन इन पीएल और यहाँ पर हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस यहाँ पर प्रोविजंस फॉर टैक्स क्योंकि हम लोग का 8,000 आएगा ऐड करने से आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक सेकंड मैंने शायद स्ट्रक्चर में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये आफ्टर टैक्स लिखेंगे फिर इसमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऐड करेंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये आ जाएगा। अच्छा अब हम लोग को देखना है कि पीएल में इस साल रिटेन कितना हुआ है, ठीक है। अच्छा अब देखो नेट प्रॉफिट जो है सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो ये हमें बता दिया है कि इसमें हम लोग का 35,000 है, ठीक है। 35,000 और डिविडेंड दिया था 10,000 मतलब डिविडेंड था 10,000 और यहाँ पर हम लोग का 25,000 प्रीवियस ईयर का था। अच्छा ये 20,000 हम लोग का करेंट ईयर का था तो टोटल बना था 35,000 जिसमें से डिविडेंड पे हुआ था, ठीक है, जिसमें से डिविडेंड पे हुआ था और ये हम लोग का 8,000। तो पीएल में रिटर्न कितना होगा, ये तो प्रोपोज डिविडेंड नहीं है, पीएल में रिटर्न कितना होगा 25 था फिर 20 ऐड हुआ 35 में से हम लोग का 10 चला गया 35 में से अगर हम लोग का 10 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 25 और इधर 35 तो डिफरेंस 10 का हो रहा है रिटेन इन पीएल, ठीक है 10,000 और वो तो प्रोपोज डिविडेंड नहीं है, डिविडेंड पेड है, ठीक है। ये देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर हम लोग का 25 था और इस साल हम लोग का प्रॉफिट कितना हुआ है, इस साल हम लोग का प्रॉफिट जो है दिख रहा है यहाँ पर एडजस्ट करके दिखा रहा है तो डिफरेंसेस कितना हो गया 35 और 25 रिटेन इन पीएल इस बार कितना हुआ है 10,000 तो यहाँ पर 10,000 आ गया और ये नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन ऐड करने के बाद ये हम लोग का 18,000 है, ठीक है। रिटेन इन पीएल ऐसे करके हम लोग देखेंगे और ये हम लोग का जो है डिविडेंड पेड अमाउंट है, जैसे डिविडेंड पेबल रहता है हम लोग दिखाते नहीं, ये प्रोपोज डिविडेंड इस साल का नहीं है। देखो अगर प्रोपोज डिविडेंड होता परसेंटेज वगैरह बताता तो हम लोग उसको लेस कर सकते थे, तो ये डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर है। प्रोपोज डिविडेंड जो जिस साल होता है पे तो नेक्स्ट होता है ना, तो यहाँ पर ये हम लोग का 18,000 आ जाएगा तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन इसको हम लोग को लिखना चाहिए फिर 18,000। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कुछ नहीं है तो यहाँ पर हो गया 18,000
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी मुझे कुछ नहीं दिखा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी मुझे कुछ नहीं दिखा। 18 और 40, 18 और 40 ये कितना हो जाएगा? ये हम लोग का हो गया 58,000। 58,000, 58,000 प्लस 90,000 माइनस 70,000 माइनस 75,000 माइनस 33,000। 30,000 नेगेटिव आ रहा है, 30,000 नेगेटिव और 5,000 नेगेटिव, मतलब हो जाता है 35,000 नेगेटिव। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा, ये परचेज ऑफ पीपीई, परचेज ऑफ पीपीई, इसमें ना कुछ एडजस्टमेंट है शायद। रुको एक सेकंड, परचेज ऑफ पीपीई का मेरा यहाँ से मैच नहीं जा रहा है। 3,50,000 1,80,000 किया है, और डिप्रिशिएशन यहाँ पर जो दिया है ये चार्ज है कि नहीं वो हमें एक बार चेक करना चाहिए। ठीक है, इसका अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि नीचे डिप्रिशिएशन दिया है ना, तो मुझे लगता है कि अकाउंट बना लेते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 3, नहीं तो थोड़ा सा गलत हो रहा है, कभी करने से समझ में आएगा। यहाँ पर पीपी है 1,80,000 और 3,50,000। टू बैलेंस बाई बैलेंस 1,80,000 और 3,50,000। अब इस पे डिप्रिशिएशन बोला था, जिसका मैंने यहाँ पर दिखाया नहीं था। देखो, डिप्रिशिएशन ड्यूरिंग द ईयर 40,000, तो यहाँ पर होना चाहिए बाय डिप्रिशिएशन, उसके बाद हमें निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एडजस्टमेंट आएगा। डिप्रिशिएशन नहीं होता तो बात अलग है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3,90,000। अच्छा, 3,90,000 माइनस 1,00,000, 2,10,000 परचेज हुआ है, लेकिन अमाउंट ये वाला जाएगा। अगर डिप्रिशिएशन इम्पैक्ट नहीं दिखाया ना तो थोड़ा सा गलत हो जा रहा है। ठीक है, गलत तो होगा ही, क्योंकि डिप्रिशिएशन बोला है तो दिखाना तो पड़ेगा। तो 2,10,000 का परचेज हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो हम लोग का है ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये 1,70,000 के जगह लिखना पड़ेगा हम लोग को 2,10,000। और इसमें और तो कुछ था भी नहीं, ये 2,10,000 था, तो ये आउटर में आ जाएगा 2,00,000। यहाँ पर लिखते हैं, जगह यहाँ किया हुआ है 2,10,000। तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 2,10,000। और फाइनेंसिंग का देख लेते हैं, 2,10,000 और ये हो गया 40, मतलब 2,50,000। नेट कैश जनरेट इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश जनरेट हुआ 2,50,000। अच्छा, अब 2,50,000 पॉजिटिव, 2,10,000 नेगेटिव। 2,50,000 पॉजिटिव, 2,10,000 नेगेटिव और 35,000 नेगेटिव। ओवरऑल इम्पैक्ट आया 5,000। 5,000 प्लस 90,000, तो 95,000 कितने का हो गया? माइनस 1,05,000। 10,000 का कुछ भी गलत होता, लास्ट क्वेश्चन गलत होता। 10,000, अच्छा हाँ ठीक है, देखो समझ गए कहाँ पर गड़बड़ हुआ है। सारा चीज ठीक ही है, एक एक एजम्पशन, मतलब एजम्पशन नहीं, एक मेरा बोलने में गलत हुआ। अगर तुम लोग आगे का कोई भी क्वेश्चन देखोगे ना, जैसे डिविडेंड का हम दिखाते हैं, ये प्रोपोज डिविडेंड ही है। देखो मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, क्योंकि इसके पहले तुम लोग देखोगे डिविडेंड पेबल करेंट लाइबिलिटी में दिखा रहा है, मतलब प्रीवियस ईयर बोल दिया गया है लेकिन पे नहीं हुआ था, इसलिए वो लाइबिलिटी में दिखा रहा है, जिसका इन्फॉर्मेशन तुम लोगों को एडिशनल जगह पे कभी नहीं दिया हुआ रहेगा कि डिविडेंड पेड बोल के।
डिविडेंड पेबल मतलब ऑलरेडी पेड मोड में था, लेकिन हम लोगों ने सब पे नहीं किया तो वो आउटस्टैंडिंग दिख रहा था। सभी क्वेश्चन में ऐसे देखोगे नीचे कहीं पर भी तुम लोग को ये नहीं दिखेगा कि डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर है। तो अगर ड्यूरिंग द ईयर का पे है तो हम लोग को ऐसे टू बैंक बोल के मतलब ये हम लोग का ना प्रोपोज डिविडेंड पे ही आ रहा है। इसीलिए देखो इस साल के मतलब पीएल तो इम्पैक्टफुल होगा ही जब हम लोग पे करेंगे, लेकिन हम लोग को ये समझना है कि ये हम लोग का प्रोपोज डिविडेंड है कि प्रीवियस ईयर वाला है। जैसे देखो प्रीवियस ईयर होता है तो ही वो अदर करेंट लाइबिलिटी में जाता है। यहाँ पर देखो अदर करेंट लाइबिलिटी में ना हम लोग को कहीं पर भी डिविडेंड पेबल नहीं दिखाया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हम लोगों का प्रोपोज डिविडेंड ही है, इसीलिए ठीक है। तो ये अगर प्रोपोज डिविडेंड है 10,000, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज होगा और कुछ नहीं, यहाँ पर 10,000 लगाना पड़ेगा। प्रोपोज डिविडेंड ही है ये वाला 10,000, तो यहाँ पर हो जाएगा 20, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20,000 और ये 28 हो जाएगा। ये डिविडेंड वाला पॉइंट गलत हो गया, तो यहाँ अगर 28 होगा तो 10,000 करके इंक्रीज हो जाएगा। 28 प्लस 40 मतलब 68, ये 68 हो जाएगा। 68 होने पे यहाँ पर देख लो 68,000 प्लस 90,000 माइनस 70,000 माइनस 75,000 माइनस 33,000, तो ये हम लोग का 20,000 नेगेटिव होगा और ये 25,000 हो जाएगा नेगेटिव। 25 नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेशन हो जाएगा 25,000। बाकी सब ठीक है, वो प्रोपोज डिविडेंड है क्योंकि वो डिविडेंड पेबल नहीं था। 2,35,000 नेगेटिव और यहाँ पर 2,50,000 पॉजिटिव, मतलब ओवरऑल मेरा पॉजिटिव 15,000 आएगा। अब 15 और 19 अगर ये ऐड करेंगे तो 1,05,000, ठीक है। यहाँ छोटा सा एक मिस्टेक हुआ था मेरे से कि ये प्रोपोज डिविडेंड ही है क्योंकि ये डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर बोल रखा है, ये पेबल रखा ही नहीं है इन्होंने, ठीक है। तो ये हम लोग का कोई अदर करेंट लाइबिलिटी वाला बात नहीं है, ये इसका मतलब इस साल का डिविडेंड है, ठीक है। ये देखो लेस डिविडेंड यहाँ पर दिखा दिया है, मतलब ये अगर प्रॉफिट वाले स्टेटमेंट में दिखा रहा है तो मुझे भी तो यहाँ पर उसे कंसिडर करना चाहिए था, ठीक है। तो ये छोटा सा गलती हो गया। बाकी हम लोग का देखो ये वाला कंप्लीट हो गया, छोटा सा ही था क्वेश्चन, इसमें ज्यादा कुछ था भी नहीं। तो ये हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया, बाकी कुछ नहीं रहा। अब तुम लोग को थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है और यहाँ पर 3 या 4 एमसीक्यू है, फटाफट उसको बता देना। ये देखो यहाँ पर 5 ही एमसीक्यू है। सबसे पहले बोला है व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट कन्वर्जन ऑफ डेट टू इक्विटी, अगर हम लोग डिवेंचर को इक्विटी में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारे कौन से एक्टिविटी में आता है। तो वो हम लोग का कोई भी एक्टिविटी में नहीं आता है क्योंकि इसमें कैश इनफ्लो आउटफ्लो का कोई भी सिचुएशन क्रिएट नहीं हो रहा है, तो ये हम लोग का कैश फ्लो में आएगा ही नहीं। तो ये शुड बी शोन एज नहीं, फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग नहीं होगा, ऑपरेटिंग नहीं होगा। शुड नॉट बी शोन एज इट इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन, ये हमें कहीं पर भी नहीं दिखाना है क्योंकि ये हम लोग का नॉन कैश ट्रांजैक्शन होता है। फिर पॉइंट नंबर 2 देखो, which of the following would be considered a cash flow item from an investing activity। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन सा आइटम हो रहा है? कैश आउटफ्लो टू गवर्नमेंट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस नहीं, ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है टैक्स पेमेंट का। परचेज कर रहे हैं बॉन्ड और आउटफ्लो टू शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और पेमेंट टू ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कैश बॉन्ड परचेज कर रहे तो इन्वेस्ट कर रहे तो यही हम लोग का हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम लोग का बी हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर है। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं 2 के बाद 3rd नंबर। All of the following would be included in a company's operating activity। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सब आएगा एक्सेप्ट, तो टैक्स पेमेंट तो ऑपरेटिंग में आता है, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर ऑपरेटिंग, डिविडेंड पेमेंट ये फाइनेंसिंग है, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग है, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर यहाँ पर बोल रहा है हरि उत्तम ए स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी फर्म रिसीव्ड 1,50,000 एज अ प्रीमियम फॉर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड फॉर परचेज ऑफ इक्विटी शेयर। how will you classify this amount in cash flow statement of the firm। तो ये काम क्या करता है, ये ब्रोकिंग फर्म है, तो शेयर में डील करना, लोगों को शेयर खरीदवाना, यही उसका काम होता है। तो उसने इतने रुपए एज ए प्रीमियम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिसीव कर रखा है, तो ये अमाउंट उसका क्या होगा, बिजनेस का रिलेटेड आइटम है तो
ऑपरेटिंग एक्टिविटी होना चाहिए। यहाँ पर शेयर है मतलब हम लोग इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग ये सब नहीं बोल सकते, क्योंकि ये ब्रोकिंग फर्म है, तो ये उसका कोर बिजनेस है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगा। और लास्ट वाला 5th नंबर, एज पर AS3 ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश रिसीव्ड बाय ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है कुछ ना कुछ और वो अपना शेयर सेल कर रही है ABC कंपनी लिमिटेड का, तो उसको हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे? तो शेयर खरीदा होगा कभी, अब बेच रही है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, शेयर वाला मतलब ब्रोकिंग फर्म तो है नहीं, तो इसने जो शेयर खरीदा था वो उसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। तो 5th नंबर का C ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, बहुत ही 2-4 MCQs था और आसान आसान था, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी जो है पूजा के बाद करेंगे। थैंक यू मैम। ठीक है। Thank you, ma'am.